ये युवक हमारा मुख्य पात्र है, डूड कैंपबेल। इस समय वो एक बहुत ही अजीब स्थिति में है, क्योंकि सभी महिला नायिकाएं और खलनायिकाएं उसकी पत्नी बनने की होड़ में है। इसने तो एक पति युद्ध तक शुरू कर दिया है। किसी सामान्य व्यक्ति के लिए शायद इस स्थिति में होना उन्हें खुशी से पागल कर देता। हालांकि हमारा मुख्य पात्र ऐसा नहीं है। वो बहुत स्पष्ट दिमाग वाला है। डूड पूरी तरह से जानता है कि वो एक अतिरिक्त पात्र की भूमिका में है और उसे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है। अगर वो इन महत्वपूर्ण पात्रों के साथ उलझ गया तो जल्द ही उसका भाग्य खराब हो जाएगा। लेकिन चीजें कभी उसके मन मुताबिक नहीं होती। कहानी का विवरण जानना चाहते हैं? कृपया मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, फिर वापस आकर देखना जारी रखें। कहानी शुरू होती है डूड के खिड़की से बाहर देखने और ख्यालों में खोए होने के साथ। तितली प्रभाव के अनुसार मानवता का भाग्य एक साधारण निर्णय से बदल सकता है। दूसरे शब्दों में, ये एक नाभिक की तरह एक घटना है। कम से कम मेरे लिए ऐसा ही है, क्योंकि अब तक मैंने कई अफसोसजनक निर्णय लिए हैं। जैसे ही उसने ये सोचा, अचानक बाहर से एक परिचित महिला आवाज गूंजी, जिसने डूड को चौंका दिया। मेरे प्यार, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मुझे पता है तुम वहां हो, इसलिए मैं आई हूं। तुम्हें दरवाजा खोलना चाहिए। मैंने क्लब की देखभाल करने वाली ओलिया से पूछा और उसने कहा, आज तुम्हारी कोई कक्षा नहीं है। क्या तुम मुझे अंत तक नजरअंदाज करने की योजना बना रहे हो? परिचित आवाज सुनकर डूड का चेहरा ऐसा फीका पड़ गया जैसे वो मरने वाला हो। पसीना बहने लगा और वो अपने मन में चीखा, इससे ज्यादा जिद्दी कोई नहीं है। अपने विचारों की पुष्टि करने के लिए बाहर की लड़की ने तलवार को दरवाजे में घुसेड़ दिया, जैसे वो उसे तोड़ना चाहती हो। तो मैं खुद ही रास्ता बना लूंगी, उसने शांत स्वर में कहा। इस बीच डूड ने उसे मन ही मन कोसा, ये पागल औरत। जल्दी से सोचते हुए उसने हाथ बढ़ाया और उसे रोकने के लिए चिल्लाया, ये नियमों के खिलाफ है। छात्र परिषद का अध्यक्ष नियम तोड़ने की सजा लागू करता है। जवाब में उसकी प्रेमिका ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी, तुम्हारे लिए बुरा हुआ, मैं ही छात्र परिषद की अध्यक्ष हूं। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, कमरे का दरवाजा तुरंत चकनाचूर हो गया। फिर वो अजीब लड़की कमरे में आई और डांटने लगी, तुम हाल ही में मुझसे बहुत बच रहे हो, बिल्कुल 32 बार। क्या उसने वाकई गिनती की थी? डूड ने आ भरी। हालांकि उस अजीब लड़की ने उसकी टिप्पणी पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो शांतिपूर्वक अपनी पेशकश करने लगी, मुझसे ये पूछने दो, डूड कैंपबेल, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये शब्द एक ऐसी लड़की से आए जो एक वर्दी जैसे कपड़े में थी, जिसके किनारे पर एक लंबी तलवार बंधी थी। डूड के जवाब देने से पहले ही उसके पास से एक और लड़की की आवाज गूंजी, तुम क्या बात कर रही हो राजकुमारी ट्रिस्टन? मुझे नहीं पता था कि तुम एक ऐसे फूल के पीछे जाओगी जो पहले से खिल चुका है। क्या तुम्हारा परिवार ऐसा ही व्यवहार करता है? आवाज एक बैंगनी बालों वाली लड़की से आई, जो खिड़की के पास नरमी से बैठी थी। खास तौर पर ध्यान देने योग्य था कि उसके सिर पर जानवरों जैसे कान थे। दूसरी लड़की को देखकर ट्रिस्टन की नजर गंभीर हो गई और उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्या ये एक हत्यारे के लिए थोड़ा ज्यादा चमकदार नहीं है? यहां बहुत सारे गवाह होंगे। जवाब में लड़की सारा ने अपनी जीभ बाहर निकाली और मजाक में कहा, सभी गवाहों को मार देना मेरा आदर्श वाक्य है। नीचे की राजकुमारी। डूड ने पलक झपकाई और जल्दी से बीच में बोला, रुको एक सेकंड, मुझे अभी बहुत असहज महसूस हो रहा है। मैंने अभी तक शादी के बारे में सोचा भी नहीं है। जैसे ही वो बोलना खत्म करता है, अचानक उसके ऊपर की छत टूट गई। फिर एक नीले बालों वाली लड़की कमरे में उतरी। उसे देखकर डूड ने निराशा से चिल्लाया, लीलू। और जैसा कि उम्मीद थी, लीलू का लक्ष्य भी दूसरों जैसा ही था। वो उत्साह से डूड की ओर मुड़ी और बोली, मेरे साथ रहने आओ। डूड, शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, बस तुम्हें मेरे साथ आना है। यह सुनकर अचानक एक काले बालों वाली लड़की प्रकट हुई, जिसके चेहरे पर हत्या का भाव था। उसने अपने हाथ में एक जंजीर लीलू की ओर लहराई। कितनी अशिष्टता, उसने चिल्लाकर कहा। इस बीच लीलू ने तिरस्कार किया, लो डूड, तुम अपने दैनिक जीवन में आखिर क्या करते हो जो इन अदकी लड़कियों को हर समय अपने आसपास रहने देता है? तुम्हारी मंगेतर के रूप में मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, एक लाल बालों वाली लड़की एक उग्र झाड़ू पर सवार होकर उड़ती हुई आई। क्या तुम सब चुप हो सकती हो? तुम ईर्ष्यालु औरतें, डूड कैंपबेल मेरा है। उस पल सभी लड़कियां एक दूसरे को आग भरी नजरों से देखने लगी। वे सभी जानती थी कि दूसरी लड़कियां डूड को आसानी से अपने साथ नहीं जाने देंगी। बिना किसी हिचकिचाहट के वे सभी एक साथ आपस में लड़ाई में उलझ गई। इस अराजकता के बीच में फंसा डूड केवल निराशा में चीख ही सका, तुम सब एक दूसरे से क्या बकवास कर रही हो? तो ये सब कैसे हुआ? आइए देखें। सब कुछ शुरू हुआ क्योंकि एक सर्वाइवल गेम ने मुझे इस स्थिति में डाल दिया। इसे सेवियर राइजिंग या संक्षेप में एसआर कहा जाता है। ये युवा उत्साही किशोरों के लिए एक नई अकादमी कहानी है
इसमें थोड़ा वीबू विश्व का माहौल है, लेकिन पात्र परिचित और स्थिर है। जब मैंने गेम खत्म किया और अंत देखा तो मुझे ये काफी दिलचस्प और थोड़ा संतुष्टिदायक लगा। लेकिन फिर अगले दिन मैं इस गेम में खींच लिया गया। क्या ये तर्कसंगत लगता है? रुको, क्या मैंने गेम को कोसा था और अब कोई दैवीय डेवलपर मेरे पीछे पड़ गया है? मैं तो मुख्य पात्र से भी नहीं जुड़ा था। लेकिन खैर, मैं डू कैंपबेल के रूप में समाप्त हुआ। उसके पास कोई शक्ति नहीं थी और वो एक अज्ञात बैरनी का वारिस मात्र था। वो इस दुनिया में केवल तीसरे दर्जे का पृष्ठभूमि पात्र था। कैंपबेल बैरनी में कृषि मुख्य उद्योग था। इसके अलावा यहां कोई डंगियान, कंदरा भी नहीं थी, जो पूरे साम्राज्य में आम थी। इसे मुख्य एसआर फिल्म में मुश्किल से उल्लेखित किया गया था। तो एक बैरन के बेटे का रॉयल अकादमी में दाखिला लेना पूरे क्षेत्र में एक चौंकाने वाली कहानी बन गई। जिस दिन डूड स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, उसके पिता और क्षेत्र के सभी लोग अविश्वसनीय खुशी के साथ उसे विदाई देने आए। उसके पिता अपनी भावनाओं को रोक भी नहीं पाए। आखिरकार तुम जा रहे हो डूड, तुम हमारे क्षेत्र का गौरव हो। ध्यान रखना, कोई परेशानी मत करना। एल्फोंटे वो जगह है जहां साम्राज्य के सभी कुलीनों के वंशज इकट्ठा होते हैं। तुम एक बैरन के बेटे के लिए सबसे अच्छा यही है कि तुम किसी का ध्यान न आकर्षित करो, समझे? अपने पिता की अत्यधिक विस्तृत याद दिलाने वाली बातों पर डूड ने अट्टे ढंग से हंस दिया। हाँ, मैंने कहा ना, मैं समझ गया। फिर उसने अपना स्टेटस बोर्ड चेक किया। स्टेटस जानकारी: डूड कैंपबेल, ताकत F, चपलता F, सहनशक्ति F, भाग्य F, आकर्षण F, कौशल कोई नहीं, विशेषज्ञता कोई नहीं, विशेष गुण कोई नहीं, विशेष उपहार कोई नहीं। अपने दयनीय स्टेटस बोर्ड को देखकर डूड का चेहरा पसीने से तर हो गया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि इतने कमजोर आंकड़ों के साथ वो अकादमी में कैसे बचेगा या स्नातक होने में कैसे कामयाब होगा। सब कुछ F पर है, यहां तक कि मैं एक युद्धकठिन अनुभवी ने इतने कम शुरुआती आंकड़े कभी नहीं देखे। वर्तमान में सिस्टम ने डूड को मुख्य कार्य सौंपा था कि वो अकादमी में दाखिला ले और एक कक्षा में नियुक्त हो। गेम सिस्टम के अनुसार अगर उसने इस कार्य को नजरअंदाज किया तो गेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि एल्फोंटे अकादमी जहां वो दाखिला लेने वाला है, खलनायक की क्रूरता के कारण अराजकता में डूब जाएगी। डूड ने दृढ़ निश्चय किया था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जो उसकी जान को खतरे में डाले। ये सोचते हुए डूड ने अपने पिता को आत्मविश्वास भरी नजरों से देखा। चिंता मत करो पिता, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी का ध्यान न आकर्षित हो। मैं बैरनी का दर्जा बढ़ाने के ख्वाबों में नहीं डूबूंगा। मैं अपने ग्रेड औसत से नीचे रखूंगा। इसके साथ उसने सभी को विदाई दी और रॉयल अकादमी के लिए ट्रेन में सवार हो गया। लेकिन ऐसा लगता था कि भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही योजना बनाई थी। चीजें कभी भी उसके उम्मीद के मुताबिक आसानी से नहीं चलती थी। क्या मुख्य नायिका सब कुछ संभाल नहीं लेगी? ध्यान से बचना ही एक सच्चे अकेले व्यक्ति को करना चाहिए। उसका अकादमी जीवन आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था, लेकिन वो इस समय उसी ट्रेन में उसके साथ कैसे बैठा था? डूड के सामने एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चांदी के बालों वाली लड़की खड़ी थी। वो ट्रेन की सवारी का फायदा उठाकर एक किताब पढ़ रही थी और चाय की चुस्कियां ले रही थी। हालांकि उसकी खूबसूरत दिखावट से धोखा न खाए। गेम खेलने के अपने अनुभव के आधार पर डूड को ठीक ठीक पता था कि वो कौन थी। वो थी एल्नोर एलेरिस ट्रिस्टन, एक खून की प्यासी खलनायिका जिसने अनगिनत लाशें दफनाई थी। इस दुनिया की अंतिम बॉस। परिदृश्यों में वो और नायक निरंतर युद्धों में उलझे रहते थे, धीरे धीरे अपनी मानसिक स्थिरता खोते हुए। अंततः गे डेमन की सुप्त मौजूदगी ने एल्नोर के शरीर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया, जिससे वो अंतिम बॉस बन गई, जिसका सामना केवल नायक अपने अंतिम विकास को प्राप्त करने के बाद कर सकता था। दूसरी ओर, हालांकि एल्नोर अभी भी अपनी किताब पर ध्यान दे रही थी, उसे लगा कि डूड उसे घूर रहा है और उसने बोलना शुरू किया। क्या तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है? तुम्हारा चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। यह सुनकर डूड का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से हाथ हिलाकर कहा, अरे नहीं, मैं ठीक हूं। एल्नोर ने अपनी किताब से नजरें हटाए बिना बात जारी रखी। मैं यहां फर्स्ट क्लास केबिन के बजाय बैठी हूं। यह एक जानबूझकर किया गया विकल्प है ताकि यह दिखाया जा सके कि मेरा परिवार, ड्यूक का परिवार, एक उच्च कुलीन परिवार है। अगर इससे तुम्हें परेशानी हुई तो मुझे खेद है। मेरे साथ एक ही डिब्बे में बैठने वाला हर कोई ऐसा ही भाव रखता है। उसका लहजा कुछ ठंडा था, लेकिन इसने डूड को कुछ असामान्य महसूस कराया। उसने मन ही मन सोचा, वो मेरी याद से बहुत अलग है। एल्नोर को हमेशा पूर्णता की खोज करने वाली और साहसी के रूप में वर्णित किया गया है, तो उसका यह संवेदनशील पक्ष क्या करता है? एल्नोर के दृष्टिकोण से यह देखकर कि डूड ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, उसने फिर से बोलना शुरू किया। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम्हें किसी और चीज की जिज्ञासा है? डूड ने अट्टे ढंग से अपना सिर खुजलाया और जवाब दिया, अरे नहीं, कुछ नहीं। तुम वाकई इस मामले में बहुत दयालु हो। एल्नोर ने अपनी किताब पढ़ना रोक दिया, डूड की ओर देखा और पूछा, दयालु? क्या तुमने कुछ सुना है या ये मेरी वजह से है? क्या हम पहले मिले हैं? उसके सवाल पर डूड तुरंत घबरा गया। उसने मन ही मन खुद को मूर्ख कहकर कोसा
और जल्दी से समझाया, अरे नहीं, मैंने बस सुना है कि तुम काफी सख्त हो। डूड की शर्मिंदगी भरी हालत देखकर एल्नोर ने आह भरी और अपनी किताब की ओर वापस लौट गई। तुम वाकई अजीब हो, उसने उसके शब्दों के जवाब में बुदबुदाया। डूड केवल एक टेढ़मेढ़ी मुस्कान ही दे सका। हाँ, मैंने ये बात बहुत सुनी है, ही। इसके साथ उसने मन ही मन प्रार्थना की, मैं बस एक पृष्ठभूमि पात्र हूं, मेरे साथ मत उलझो, मेरे साथ मत उलझो, मुझे बस चुप रहना चाहिए और खिड़की से बाहर देखना चाहिए। और पीछे मुड़कर सोचने पर बाहर का दृश्य शानदार था। भले ही एक चट्टान हमारी ओर लुढ़क रही थी। ये सोचते हुए डूड जैसे होश में आया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब एक विशाल चट्टान खिड़की की ओर उड़ती हुई आई। अपनी जान बचाने का कोई रास्ता न देखकर डूड ने तुरंत एल्नोर की ओर मदद के लिए मुड़ा। छात्र परिषद के अध्यक्ष, मुझे माफ कर दो। उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और एक सेकंड में ही वो विशाल चट्टान ट्रेन के डिब्बे से टकराई, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ। धुएं के स्तंभ सीधे आकाश की ओर उठे। हालांकि इस अचानक आपदा के बावजूद डूड और एल्नोर दोनों रह गए, क्योंकि अब वे एक हार से सुरक्षित थे। डूड ने यह महसूस किया और तुरंत एल्नोर को गले लगाने के लिए दौड़ा, उस हार की सुरक्षात्मक सीमा में गोता लगाते हुए। एल्नोर हमेशा इसे अपने साथ रखती थी, जो उसे नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया था। सभी आंकड़े एफ होने के कारण डूड ने सोचा कि अगर यह हार न होता तो वो जीवित न बचता। उसने अपने दांत कसकर भींचे, चुपचाप विस्फोट के झटके के कम होने की प्रतीक्षा की। केवल जब एल्नोर की आवाज ने उसे याद दिलाया, तब वो वास्तविकता में वापस आया। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम थोड़ा हट सकते हो? तुम बहुत भारी हो, उसने कहा। उसके शब्दों ने डूड को एहसास कराया कि वो अपने चेहरे को उसकी भरी हुई छाती में दबाए लेटा था। उसका चेहरा चटक लाल हो गया और वो जल्दी से उठ बैठा, हकलाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। डूड अपनी बात पूरी करने से पहले ही एल्नोर ने उसे बीच में रोक दिया। कोई बात नहीं, तुमने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया। यह पहली बार है कि कोई पुरुष मेरे साथ इतना साहसी हुआ है, लेकिन शुक्रिया, मैं तुम्हारा इरादा समझती हूं, तो माफी मत मांगो। उसके शब्दों ने डूड के चेहरे को और भी शर्मिंदगी से जला दिया। एल्नोर ने उसकी हरकत को पूरी तरह गलत समझ लिया था। डूड ने केवल हार की सुरक्षा का लाभ उठाने के लिए खुद को उस पर फेंका था। एल्नोर के असली इरादों से अनजान वो उठी, अपने बाल ठीक किए और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? डूड को अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। अगर मैंने जवाब दिया तो मैं बार बार उससे टकराता रहूंगा। मुझे क्या कहना चाहिए? अगर मैंने उसे बताया तो वो मेरे साथ क्या करेगी? उसने सोचा, लेकिन फिर उसने जवाब दिया, डूड कैंपबेल। जवाब में एल्नोर ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं इसे नहीं भूलूंगी। मैं भविष्य में तुम्हारा यह एहसान चुकाऊंगी। खलनायिका के ये शब्द कहने के तुरंत बाद डूड को सिस्टम से एक सूचना मिली। आपने एक खलनायक का ध्यान आकर्षित किया है। विशेष उपहार प्राप्त करने की शर्तें पूरी हो गई हैं। आपको निम्नलिखित कौशल प्राप्त हुए हैं, अल्टीमेट सर्वाइवल और फैटल चार्म। यह सूचना देखकर डूड का चेहरा तुरंत भावहीन हो गया। समय तेजी से बीता और अब ट्रेन दुर्घटना स्थल पर डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम पहुंच चुकी थी, जो घायलों की देखभाल कर रही थी। शायद इसलिए कि यह ट्रेन एल्फोंटे से आई थी। विशेष सुरक्षा उपायों के कारण हताहतों की संख्या न्यूनतम थी। जिनका निरीक्षण हो चुका था वे अब इधर उधर घूम सकते थे। इसके बाद डूड ने अपनी यात्रा जारी रखने के लिए एक गाड़ी में सवार हुआ। सवारी के दौरान उसने अपने प्राप्त विशेष उपहारों की सूचनाओं की समीक्षा करने का अवसर लिया। पहला उपहार, फेटफुल कनेक्शन। जब आप बुरे गुणों वाले लोगों का अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं तो आपको विभिन्न पुरस्कार मिलेंगे। इस सूचना ने डूड को अपनी ठुड्डी सहलाने पर मजबूर कर दिया। वो गहरे विचार में डूब गया। कोई आश्चर्य नहीं, मैंने कितना भी प्रयास किया, कैंपबेल एस्टेट में रहते हुए मैं सक्रियन की शर्तों का पता नहीं लगा सका। बुरे गुणों की तो बात ही छोड़ो, वहां तो एक तटस्थ पात्र को ढूंढना भी मुश्किल था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह उपहार कभी सक्रिय नहीं हुआ। क्या मुझे अभी प्राप्त हुए उपहारों की जांच करनी चाहिए? अपनी जिज्ञासा को रोक न पाने के कारण डूड ने तुरंत जांच की कि उसे क्या मिला था। पहला कौशल, अल्टीमेट सर्वाइवल, स्तर अज्ञात। खतरनाक स्थिति में आपके आंकड़े बढ़ जाएंगे। प्रभाव खतरे के स्तर के साथ बढ़ता है। दूसरा कौशल, फेटल चार्म, स्तर अज्ञात। प्रभाव यह है कि बुरे गुणों वाले लोगों का ध्यान आसानी से आकर्षित होता है। स्थिति जितनी चरम होगी, प्रभाव उतना ही मजबूत होगा। इन दो कौशलों के बारे में डूड को बहुत मिश्रित भावनाएं थी, राहत के साथ साथ चिंता भी। अल्टीमेट सर्वाइवल निश्चित रूप से युद्ध में उपयोगी होगा और मुझे जीवित रहने में मदद करेगा। लेकिन दूसरी ओर फेटल चार्म, क्या मुझे वाकई बुरे गुणों वाले लोगों को आकर्षित करना चाहिए? गेम में इन गुणों वाले पात्र एक पागल योद्धा थे, एक पागल तलवारबाज जो 3 कदम की दूरी में घुसने वाले किसी भी व्यक्ति को काट देता है, एक हिंसक हत्यारा जो पैसे मिलने पर किसी को भी मार देता है, और एक प्रतिभाशाली जादूगरनी जिसने दुनिया से सारा संपर्क खो दिया। सभी परेशानी भरे पात्र। लेकिन खैर, अब क्या, ठीक है,
महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे एक ऐसा कौशल मिला है जो मेरी जान बचाने में मदद करेगा। हालांकि जो बात अजीब थी वो ये थी कि कौशल के स्तर को अज्ञात के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, यहां तक कि एक एसआर स्तर के अनुभवी के लिए भी। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। इसका मतलब भी क्या है? दूसरी ओर डूड के चेहरे पर लगातार बदलते भाव देखकर डॉक्टर को थोड़ी चिंता हुई और उसने पूछा, अरे क्या तुम ठीक हो? क्या मुझे तुम्हारा एक और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करना चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूं, डूड ने जल्दी से जवाब दिया। समय तेजी से बीता और गाड़ी डूड को सीधे एल्फोंटे अकादमी ले गई। अकादमी के अंदर एक बड़े चौराहे पर दृश्य बदल गया। वहां नए छात्रों के इकट्ठा होने पर एक प्रोफेसर की आवाज गूंज रही थी। हालांकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। आप सभी का सुरक्षित पहुंचने के लिए धन्यवाद। इस साल के नए छात्र वाकई प्रभावशाली हैं। डूड की ओर वापस वो प्रोफेसर के भाषण पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। इसके बजाय वो गाड़ी में रहते हुए डॉक्टर के साथ अपनी बातचीत को याद कर रहा था। उस समय डॉक्टर ने कहा था, लेकिन तुम तो बस एक अज्ञात मार्की के बेटे हो जिसके कोई संबंध नहीं है ना? मैं भी कभी एल्फोंटे का छात्र था और मैं भी एक अज्ञात कुलीन परिवार से हूं। ट्रिस्टन क्षेत्र के कई दुश्मन हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अब से उससे दूर रहो। अगर तुम उन उच्च स्तरीय कुलीनों के साथ रहोगे तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। मैं इसे ध्यान में रखूंगा, डूड ने जवाब दिया। उसी क्षण सिस्टम ने डूड को एल्नोर से संबंधित कुछ के बारे में एक रिमाइंडर भेजा। ट्रस्ट का पहला चरण शुरू होने में केवल 2 दिन बाकी है। इसके बारे में सोचकर डूड ने गहरी आह भरी। मेरे साथ मजाक मत करो। चाहे मैं चाहूं या नहीं, मैं पहले से ही उसके साथ उलझ चुका हूं। इस गपशप से भरी अकादमी में यह कोई छोटी बात नहीं है कि वो अंतिम बॉस बनने की उम्मीदवार है। उसके बगल में खड़े होने का मतलब है अपनी मौत का वारंट लिखना। डूड के और सोचने से पहले सामने से एक जोरदार चीख सुनाई दी, डूड कैंपबेल, तुम बेवकूफ, तुम आखिर किस बात में खोए हो? इस आवाज को सुनकर डूड अपने घूमते विचारों से बाहर आया और यह देखने के लिए इधर उधर देखने लगा कि शोर कहां से आ रहा था। उस क्षण कुछ छात्र उसकी ओर मजाक भरे भावों के साथ देख रहे थे। हां, उस गवार को देखो, बाकी सभी ने पहले ही जोड़े बना लिए हैं और तुम अकेले बचे हो। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी स्वचालित रूप से तय हो गया है, एक भूरे बालों वाले लड़के ने डूड की ओर इशारा करते हुए कहा। यह देखकर डूड जल्दी से नीचे दौड़ा और अपने आप से बुदबुदाया, हां हां, प्रवेश समारोह के ठीक बाद व्यावहारिक परीक्षा तुरंत शुरू होने वाली है। उसने अपना सिर खुजलाया और पूछा, माफ करना, मेरा जोड़ा किसके साथ है? डूड ने यह शांत चेहरे के साथ कहा, लेकिन अंदर से वो घबरा रहा था। वो जानता था कि अगर बाकी सभी ने पहले ही अपने प्रतिद्वंद्वी चुन लिए हैं तो बचा हुआ व्यक्ति सबसे मजबूत होगा। और जैसा कि उम्मीद थी, उस क्षण नारंगी बालों वाली एक लड़की ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, चमकती मुस्कान के साथ। हेलो, क्या तुम्हें मदद चाहिए? उसके खूबसूरत चेहरे और उसकी हंसमुख मुस्कान को देखकर डूड जवाब में मुस्कुरा नहीं सका जब उसे एहसास हुआ कि उसके सामने कौन खड़ा है। यह कोई और नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिभा थी, भविष्य की उद्धारक। यह सेवियर राइजिंग की मुख्य नायिका थी। उस क्षण डूड केवल उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा सका, लेकिन उसकी आंखें पहले से ही आंसुओं से भरी थी। क्या मैं बर्बाद हो गया? उसने चुपके से खुद से पूछा। समय जल्दी बीता और दृश्य एक निश्चित महिला प्रोफेसर के कार्यालय में बदल गया। उस क्षण उसके सहकर्मी भी शिकायत कर रहे थे, अरे, काउंट क्रिश्चियन अभी अभी आए और मार्की गैलेंस भी। ट्रिस्टन कब आने वाली है? उनकी शिकायतों को एक तरफ रखते हुए महिला प्रोफेसर स्वयं तेजी से बेचैन हो रही थी। क्या उसने अपना दिमाग खो दिया है? अभी ड्यूएल क्वालिफायर्स चल रहे हैं, वो इतनी देर कैसे कर सकती है? जैसे ही वो ये सोच रही थी, मानो उसकी हताशा का जवाब देते हुए सामने से आने वाले कदमों की आवाज अचानक गूंजी। सभी ने सहज रूप से उस आवाज की दिशा में देखा, केवल यह देखने के लिए कि एल्नोर की आकृति उभर रही थी। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। उसकी यह हालत देखकर कमरे में बेचैनी की लहर दौड़ गई। इस बीच महिला प्रोफेसर ने तुरंत सवाल किया, मेरे पास तुमसे बहुत सारे सवाल हैं, तुम आखिर कहां थी? जवाब में एल्नोर ने बस इतना कहा कि वो थोड़ी सी चीज से निपट रही थी, लेकिन उसे एक नजर देखने से ही पता चल गया कि वो जिस चीज से निपट रही थी वो मामूली नहीं थी। गहरी आह भरते हुए प्रोफेसर ने अपने सहकर्मियों को इशारा किया, माफ करो, लेकिन मुझे उसके साथ एक पल अकेले चाहिए। जब बाकी लोग कमरे से चले गए, प्रोफेसर ने एल्नोर की ओर मुड़कर धीमी आवाज में पूछा, क्या कोई मरा? एल्नोर ने कंधे उचकाए, ज्यादा नहीं, शायद 12 के आसपास। फिर जैसे स्पष्ट करने के लिए उसने आगे कहा, वे मुझे मारने की साजिश के तहत वहां थे। उन्होंने एक विशाल पत्थर को अकादमी के ट्रेन की ओर लुढ़काया, इसे दुर्घटना जैसा दिखाने की कोशिश की। मैंने पता लगा लिया कि वे कौन थे, और खैर, चूंकि मैं पास ही थी, मैंने उनका ख्याल रख लिया। यह सुनकर प्रोफेसर ने एक आह भरी और सावधानी का एक शब्द कहा, तुम्हें इसे स्कूल पर छोड़ देना चाहिए था।
लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, एल्नोर ने उसकी ओर मुड़कर अपनी आवाज में निराशा के साथ तीखेपन से कहा, क्या तुम वाकई मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं हर किसी के साथ निष्पक्ष और उदार रहूं? उन लोगों को माफ कर दूं जो मुझे मारने की कोशिश करते हैं? सामने बैठी महिला प्रोफेसर ने एल्नोर के चेहरे पर दृढ़ निश्चय देखा और इस मुद्दे पर आगे दबाव न डालने का फैसला किया। ठीक है, चलो, लेकिन कम से कम पहले जाकर कपड़े बदल लो। डुअल क्वालिफायर्स अभी भी चल रहे हैं। अगर तुम अभी वहां जाओगी तो तुम्हारी मुलाकात एलिया से होगी, जो 1000 साल में एक बार आने वाली प्रतिभा है। एलिया क्रिक्सेनिक्स और डूड कैंप। क्या बकवास है? कहीं पैरिश में एक आवाज हकलाते हुए किसी को मुख्य पात्र का नाम सही ढंग से उच्चारण करने में संघर्ष करते हुए सुनाई दी, लेकिन एल्नोर के लिए वो नाम अजीब तरह से परिचित लगा। लगभग सहज रूप से उसने झटके से कहा, ड्यूड कैम्पबेल। प्रोफेसर की भौएं आश्चर्य से उठ गई। सही कहा, वही है, लेकिन तुम उसे कैसे जानती हो? वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खास तौर पर ध्यान खींचे। एक अस्पष्ट छवि, अजीब और अनिश्चित ड्यूड की एल्नोर के दिमाग में उभरी। वो हल्के से मुस्कुराए बिना न रह सकी और बुदबुदाई, वो लड़का थोड़ा अजीब है। ड्यूड की स्थिति पर वापस, वो एक लकड़ी की तलवार को कसकर पकड़े हुए था। उसके हाथ कांप रहे थे। दर्शक उसकी स्पष्ट घबराहट पर ताने मार रहे थे और हंसी उड़ा रहे थे। चलो देहाती, तुम्हें लगता है वो कितने चाल चल पाएगा? चाल? हाँ, वो खुशकिस्मत होगा अगर वो तुरंत नष्ट न हो जाए। ड्यूड ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया, पूरी तरह से अपनी स्थिति की गंभीरता से वाकिफ था। मेरे आंकड़े बेकार है। अगर मुझे उससे एक भी प्रहार लगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन फिर भी शायद ये मेरे पक्ष में काम कर सकता है। ये निश्चित रूप से एक खतरनाक स्थिति है ना? लेकिन मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे यकीन है कि मेरे भविष्य के दुश्मनों में से कम एक इन लोगों में होगा। अगर मैं नहीं मरता तो शायद मैं अपने ज्ञान के लाभ और स्टैट बफ्स के साथ उनका ध्यान आकर्षित कर सकूं। शायद, बस शायद, मैं बच जाऊंगा। उसने गहरी सांस ली, खुद को स्थिर करते हुए। दूसरी तरफ एलिया ने उसके पसीने से तर चेहरा देखा। उसका चेहरा हल्की चिंता में बदल गया। अरे, मुझे सच बताओ, तुम वाकई बहुत कमजोर हो, है ना? उसका लहजा स्पष्ट था, जैसे उसने पहले ही जवाब तय कर लिया हो। हाँ, मुझे पता था। मैं अभी तुम्हें बुरी तरह पीटने वाली थी, लेकिन तुम्हें इस हाल में देखकर शायद मैं ऐसा न करूं। ड्यूड ने भ्रम में पलकें झपकाई। मुझे पीटने वाली थी? मुझे? क्यों? एलिया का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसकी आंखों में चिढ़न चमकी। तुम उस एल्नोर लड़की के साथ हो, है ना? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और सिर्फ वो नहीं, मुझे पूरा ट्रिस्टन परिवार नफरत है। वे सब राक्षस है। ड्यूड के दृष्टिकोण पर वापस। ये सुनकर उसने आखिरकार सब कुछ जोड़ लिया। उसने वाकई इसे जोर से कह दिया। साहसी कदम, भले ही उसने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा। कहानी के अनुसार उसने ट्रिस्टन परिवार का कई मामलों में विरोध किया था। उसे समझ में आया कि यह सब परिवार की खराब प्रतिष्ठा के कारण था। इसे ध्यान में रखते हुए ड्यूड ने स्पष्ट किया, मैं बस उसी जगह पर था जहां वो थी, बस इतना ही। लेकिन एलिया इसे मानने को तैयार नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे फिर भी उसके चेहरे की याद दिलाते हो और ये मुझे गुस्सा दिलाता है। तो मुझे लगता है मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगी। लेकिन क्या हम बस दिखावटी लड़ाई करें? यह सुनकर हमारे नायक ने केवल एक कड़वी आह भरी। ईमानदारी से यह आकर्षक लगता है, लेकिन अगर मैं अगले 2 दिनों में और मजबूत नहीं हुआ तो मेरी जान खतरे में है। जीवित रहने का एकमात्र तरीका यह है कि मैं यहां के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचूं। इस विचार के साथ भयभीत होने के बावजूद ड्यूड ने अपने कांपते शरीर को स्थिर करने के लिए खुद को मजबूर किया। फिर अपने डर को दबाते हुए वो कहने में कामयाब हुआ, लगता है मैं तुम्हारे खिलाफ पूरी ताकत से जा सकता हूं। वास्तव में मुझे वो थोड़ी पसंद है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, एलिया का चेहरा और सख्त हो गया और उसके आसपास का माहौल बदल गया। उसने अपनी लकड़ी की तलवार को कसकर पकड़ा और ठंडी आवाज में बोली, क्या तुम गंभीर हो? बिल्कुल हूं। ठीक है, अगर तुम वाकई चाहते हो कि मैं गंभीरता से लड़ूं तो यही एकमात्र तरीका है। ड्यूड ने मन ही मन चीख मारी, लेकिन अपने शब्दों की पुष्टि की। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे तुम उसे नफरत करती हो। उसी पल एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। घातक आकर्षण सक्रिय। अब तुम खलनायकों के लिए काफी हद तक आकर्षक हो। तुम्हारे गिफ्ट बार में एक बोनस जोड़ा गया है। इस बीच ड्यूड के शब्द सुनकर एलिया ने अब और रुकने का इरादा नहीं किया। क्या ऐसा है? तो मुझे इसका कोई पछतावा नहीं होगा। बिना एक और शब्द कहे उसने जमीन से धक्का दिया, तीर की तरह हवा को चीरते हुए आगे बढ़ी। उसी समय उसने अपनी तलवार को पीछे खींचा और फिर एक तेजी से चकाचौंध करने वाला प्रहार किया। एक पल में उसका हमला ड्यूड की लकड़ी की तलवार के सिरे को साफ काट गया। सौभाग्य से वो उसकी हरकतों को पूरी एकाग्रता के साथ देख रहा था। आखिरी संभव क्षण में उसने अपना सिर पीछे झुकाया, बस बाल की चौड़ाई से उस प्रहार को चकमा दे दिया। हालांकि ड्यूड अपने चेहरे पर घबराहट को छिपा नहीं सका, लेकिन यह तथ्य कि वो उस आखिरी हमले को चकमा देने में कामयाब रहा ने एलिया को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। ओह,
तुमने वाकई इसे चकमा दे दिया। लगता है तुम पूरी तरह से कमजोर नहीं हो। फिर मुझे और जोर से मारना होगा। इसके साथ तलवारबाज एलिया ने फिर से हमलावर रुख अख्तियार कर लिया, और इस बार वो गंभीर थी। जिस तरह से उसने अपनी तलवार पकड़ी थी, उसे देखकर डूड की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसकी नजर में लाल रंग की सिस्टम सूचनाओं की एक श्रृंखला उभरी। खतरा डिटेक्टेड, खतरे का स्तर गैर घातक, डेस्परेट सर्वाइवल एक्स रैंक सक्रिय। जैसे ही यह संदेश दिखाई दिया, डूड ने अपने शरीर में एक अदृश्य शक्ति का उछाल महसूस किया, और फिर जैसे कि पूरी तरह से सहज बुद्धि पर काम करते हुए उसने अचानक सामने की ओर एक मुक्का मारा, जो संयोगवश एलिया के चेहरे पर सीधा लगा। नतीजा, एक्स रैंक के मुक्के, जो कि उच्चतम संभव रैंक था, के साथ एलिया का शरीर तोप के गोले की तरह पीछे उछला और दीवार से इतनी जोर से टकराया कि एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। खामोशी। सभी, डूड सहित, चौड़ी आंखों और खुले मुंह के साथ वहां खड़े रह गए। डूड कैंपबेल, जिसके सभी आंकड़े एफ रैंक के थे, ने एल्फोंटे अकादमी में अपने पहले ही दिन इस दुनिया की नायिका को सफलतापूर्वक हरा दिया था। परिणाम अकादमी के प्रोफेसरों के बीच एक संकट बैठक। चर्चा के दौरान हरे बालों वाले प्रोफेसर कॉनराड ने कहा, यहां दो संभावनाएं हैं। पहली, ये लड़का डूड अपनी असली ताकत छिपा रहा था। इस पर एक चिढ़ाने वाली आवाज गूंजी, वाह, तुमने उसके बारे में अपनी राय कितनी जल्दी बदल दी। कॉनराड ने बिना किसी झुंझलाहट के जवाब दिया, बहरहाल ये सब समझ से परे है। यहां मौजूद हर कोई इतना बुद्धिमान है कि यह समझ सकता है कि डूड के पास उस द्वंद्व से पहले कोई युद्ध कौशल या उल्लेखनीय ताकत नहीं थी। लेकिन वो मुक्का, वो जोरदार था। जोरदार? तुम्हारा मतलब क्या है? एक अन्य प्रोफेसर ने भौहें चढ़ाकर पूछा। कॉनराड कुछ सेकंड के लिए खामोश रहे, फिर विस्तार से समझाया, मेरा मतलब है कि यह सिर्फ एलिया क्रिक्सेनिक्स की बात नहीं है। कोई भी उस तरह का प्रहार सहकर बिना चोट के नहीं बच सकता। पहले तो मैंने शर्त लगाई थी कि डूड के पास एलियाक्सेनिक्स जैसे भविष्य के योद्धा को हराने का कोई मौका नहीं था। लेकिन किसी तरह, चाहे वो प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाएं हों, कोई बाहरी उपकरण हो या कोई अज्ञात विधि, उसने अस्थायी रूप से अपनी ताकत बढ़ाई। दूसरी संभावना यह है कि वो वाकई एक प्रतिभाशाली है। उनके शब्दों ने बैठक में मौजूद अन्य प्रोफेसरों को पूरी तरह से अवाक कर दिया। कई सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर एक लंबे विराम के बाद नीले बालों वाली एक आकर्षक महिला प्रोफेसर ने अपने चश्मे को ठीक किया और सिर हिलाकर कहा, लेकिन उनकी जीत को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। मैनग्रेव केंड्रेड, एलिया का प्रायोजक, इसे चुपचाप नहीं स्वीकार करेगा। हालांकि अगर हम इतनी विशाल संभावना वाले छात्र को नजरअंदाज कर दें, तो यह अकादमी के लिए बड़ा नुकसान होगा। जल्द ही हमें पता चल जाएगा कि वो धोखेबाज है या असली। तो अभी के लिए देखें कि यह कैसे सामने आता है। उनके शब्दों ने हरे बालों वाले प्रोफेसर कॉनराड को थोड़ा भ्रमित कर दिया, और उन्होंने पूछा, तुम्हारा मतलब ठीक ठीक क्या है? महिला प्रोफेसर ने शांतिपूर्वक समझाया, इस साल की नई कक्षा में कई रोचक व्यक्ति हैं। कुछ इतने अनोखे हैं कि हमें उनके साथ विशेष विचार करना होगा। अगर ये छात्र वाकई उतना असाधारण है जितना तुम कहते हो, तो मुझे कोई संदेह नहीं कि वो उनके बीच अपनी जगह बना लेगा। और बस ऐसे ही डूड की एक ही मुक्के में एलिया पर जीत पूरी अकादमी में चर्चा का विषय बन गई। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली, यहां तक कि अखबारों के पहले पन्नों पर भी छा गई। डूड कैंपबेल, वो वास्तव में कौन है? क्या वह किसी साम्राज्य नाइट कमांडर का बेटा है, या फिर इस अकादमी में अब तक का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली? मैनग्रेव केंड्रेड की उभरती सितारा स्कूल के पहले ही दिन चौंकाने वाली हार का सामना करती है। अपने हाथों में अखबार पकड़े हुए डूड ने ऐसी गहरी आह भरी जैसे वो मरने की कगार पर हो। क्या वे इसे वाकई इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं? मेरे पिछले जीवन और इस गेम की दुनिया में क्या वे चीजों को इतनी गंभीरता से लेते हैं? इसके साथ उसने अखबार को लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया और अपनी सिस्टम सूचनाएं जांची। कैरेक्टर फाइल अपडेट, एल्नोर एलिना राइज लैट्रिस्टन, ट्रस्ट लेवल 1-2, पुरस्कार उपलब्ध। कैरेक्टर इवेंट D1, विकाउंट ल्यूपिन, जिज्ञासा स्तर 1+5 अंक। विकाउंट गैंड, रुचि स्तर 3+140 अंक। इन सूचनाओं को देखकर डूड केवल एक सूखी हंसी ही हंस सका। सूचनाओं को देखते हुए डूड ने जल्दी से कुछ चीजें जोड़ ली। तो जिज्ञासा रुचि की ओर ले जाती है, फिर विश्वास की ओर, और मैं जो अंक कमाता हूं उन्हें पॉइंट शॉप में इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे बारे में सबसे ज्यादा जिज्ञासु एल्नोर है, लेकिन आखिर क्यों वो अंतिम बॉस, जिसे मेरे में रुचि नहीं लेनी चाहिए, इतनी ज्यादा रुचि ले रही है? भुनभुनाते हुए भी डूड ने अपने पुरस्कारों को प्राप्त करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया।
एल्नोर से पुरस्कार ले रहा है। ट्रिस्टन परिवार की तलवारबाजी विशेषता प्राप्त। पुरस्कार की अप्रत्याशित गुणवत्ता ने ड्यूड की आंखें आश्चर्य से चौड़ी कर दी। तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध एक परिवार। हाँ, देखते हैं। समस्या यह है कि उनकी वंशावली राक्षस जाति से जुड़ी है। लेकिन छोड़ो, जो भी हो। जैसे ही उसने इसे संसाधित किया, उसने कुछ और देखा। एलिया की उसके प्रति जिज्ञासा का स्तर 4 तक पहुंच गया था। हालांकि इसके लिए पुरस्कार अभी उपलब्ध नहीं था। रुको, वो लिस्ट में क्यों है? पुरस्कार केवल तभी दिए जाते हैं जब खलनायक मेरे प्रति सकारात्मक रुचि लेते हैं। वो खलनायक नहीं है और निश्चित रूप से उसके पास मेरे प्रति सकारात्मक रुचि नहीं है। इससे पहले कि वह और विश्लेषण कर पाता, अचानक दरवाजे पर हुई खटखटाहट ने ड्यूड को चौंका दिया और उसका सिर उस आवाज की ओर मुड़ गया। एक परिचित आवाज आई। क्या ये ड्यूड कैम्बल का कमरा है? मैं हूं, एलिया क्रिक्सेनिक्स। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? उस पल ड्यूड ने अपने आप से कसम खाई कि वो मुख्य पात्रों और खलनायकों दोनों से हर कीमत पर बचेगा। तो जब उसने अपने दरवाजे के बाहर नायिका की आवाज सुनी, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसके होंठ एक साथ सट गए क्योंकि वो अपने आप से बुदबुदाया, वो यहां क्यों है? शायद अगर मैं चुप रहूं तो वो चली जाएगी, है ना? बाहर दरवाजे पर जैसे उसके विचार पढ़ते हुए एलिया की आवाज फिर से गूंजी। अरे, मुझे पता है तुम वहां हो। अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं इस दरवाजे को लात मारकर तोड़ दूंगी। ड्यूड खुद को रोक नहीं सका और तुरंत दूसरी तरफ से चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? एलिया ने उसका जवाब सुनकर अपनी आवाज को नरम किया। तो तुम वहां हो? क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूं। ड्यूड ने हिचकिचाते हुए जवाब माया। ठीक ठीक, क्या बात करना चाहती हो? एलिया ने लापरवाही से जवाब दिया। ओह, बस थोड़ी सी बातचीत, ताकि हम एक दूसरे को बेहतर जान सके। शायद समय जल्दी बीत गया। इस पल तलवारबाज एलिया गलियारे में इधर उधर टहल रही थी, निराशा में आहें भरते हुए। उसे बस सहमत हो जाना चाहिए था। वो इतना तनावग्रस्त क्यों है? उसके साथ क्या गलत है? मुझे नहीं पता कि लड़कों से दोस्ती कैसे करनी है। जितना वो इस बारे में सोचती थी, उतनी ही चिढ़न बढ़ती थी। और अपनी तितर बितर अवस्था में उसने गलती से किसी से टकरा दिया, जिससे उस व्यक्ति के हाथों में मौजूद खाने का बैग जमीन पर गिर गया। तुम्हें वाकई देखना चाहिए कि तुम कहां जा रहे हो, सामने वाले व्यक्ति ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। अपनी गलती का एहसास होने पर एलिया जल्दी से झुकी और गिरा हुआ बैग उठाया। हालांकि जैसे ही उसने अपना सिर उठाया और देखा कि वो किससे टकराई थी, उसका पूरा शरीर जम गया। ये एल्नोर थी। एलिया के दिमाग में छवियां चमकने लगी। एक गोरे बालों वाला लड़का उग्र लपटों के बीच खड़ा था, जो उसे भागने के लिए बेताबी से कह रहा था। उसकी सांस रुक गई। सहज रूप से उसने बैग को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां इतनी जोर से पकड़ी कि उसकी नसें उभर आई। मैं ठीक हूं, एलिया ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करते हुए। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने सहज रूप से अपनी तलवार के मूठ को पकड़ लिया था। मैंने बिना सोचे समझे अपना हथियार पकड़ लिया। एलिया का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा क्योंकि उसने सावधानी से एल्नोर का अवलोकन किया। क्या वो अपनी वर्तमान स्थिति में उससे जीत सकती थी? एल्नोर ट्रिस्टन, उसने मेरा हाथ देखा होगा, है ना? फिर वो कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही? क्या वो ये संकेत दे रही थी कि उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी? जैसा कि अपेक्षित था, एल्नोर को जरा भी चिंता नहीं थी। इसके बजाय उसने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसे वापस दो, एलिया। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने बैग को एल्नोर को लौटा दिया। उसका दिमाग और भी सवालों से भरा हुआ था। ड्यूड, वो इस लड़की से कैसे जुड़ा हुआ है? और कुछ कहने को नहीं था। दोनों एक दूसरे से रगड़ते हुए निकल गए। जैसे ही वे दूर चले, एलिया ने अपने सांस के नीचे बुदबुदाया, इस गलियारे के अंत में दाएं मुड़ो और तुम ड्यूड कैम्बल के कमरे तक पहुंच जाओगी। पीछे से एल्नोर ने एलिया के शब्द सुनकर अपने कदम रोक दिए। एक मिनट रुको, तुम्हें कैसे पता कि उसका कमरा कहाँ है? यह सवाल सुनकर एलिया ने हल्के आश्चर्य में अपनी भौं उठाई और लापरवाही से जवाब दिया, मैं अभी उसके साथ थी। किसी कारण से एल्नोर का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। क्यों? उसके स्वर में अचानक बदलाव ने एलिया को चौंका दिया। एल्नोर अचानक इतनी शत्रुतापूर्ण क्यों हो रही थी? अपने सिर को खरोंचते हुए भ्रम में एलिया ने जवाब दिया, दोस्त बनाने के लिए, बिल्कुल नए छात्रों के बीच। मैं बस कुछ लोगों को जानना चाहती थी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, एल्नोर ने उसे एक तीखी नजर दी और ठंडे स्वर में चेतावनी दी। नए छात्रों को विपरीत लिंग के साथ मेलजोल करने की सख्त मनाही है, पूरी तरह से निषिद्ध। हाँ, लेकिन क्या ऐसा कोई नियम भी है? एलिया ने पूरी तरह से हैरान होकर पूछा। हालांकि इससे पहले कि वो अपनी सोच पूरी कर पाती, एल्नोर की आंखों में एक हल्की लाल चमक दिखी, क्योंकि उसने जवाब दिया, मैंने अभी एक नियम बनाया, तो अब से तुम्हें उसके कमरे के पास जाने की अनुमति नहीं है। इस पूरी स्थिति में कुछ निश्चित रूप से संदिग्ध था। एलिया ने अपनी आंखें संकुचित की। माफ करें, लेकिन आपका और उसका रिश्ता वास्तव में क्या है, प्रेसिडेंट?
एल्नोर ने बस मुड़कर उदासीन जवाब देते हुए चली गई। वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी मेरी बात याद रखना। हालांकि एलिया को यकीन नहीं हुआ, बल्कि एल्नोर के शब्दों ने उसे और अधिक संदिग्ध बना दिया। इन दोनों के बीच निश्चित रूप से कुछ चल रहा है, भले ही ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए हो। मुझे उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। दृश्य परिवर्तन। स्थान बदलकर अल्फोंटे अकादमी के एक विशाल हॉल में पहुंच गया। आज अनगिनत नए छात्र वहां एकत्र हुए थे, क्योंकि यह कक्षा सहयोग परीक्षा का दिन था। यह परीक्षा छात्रों की हर क्षमता का आकलन करने के लिए सावधानी पूर्वक डिजाइन की गई थी। प्रतिभागी पहले एक के बाद एक द्वंद्व में मुकाबला करेंगे, जिसके बाद उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें समूहों में बांटा जाएगा। चूंकि ड्यूड ने एक शीर्ष योद्धा उम्मीदवार को पूरी तरह से हरा दिया था, इसलिए उसे उच्चतम रैंक वाले समूह में रखा गया था। उसके समूह के अधिकांश छात्रों को अपने पर गर्व था। इस बीच ड्यूड अकेला ऐसा था जो बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। सबसे बड़ी समस्या वो कल उसने उसे स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया था, और फिर भी आज वो उसी समूह में थी। ये कैसे संभव है? इसके बारे में सोचने मात्र से वो अपने पेय पर अटक गया और पानी उसके पास की सिस्टम स्क्रीन पर छलक गया। इस पल एलिया की ड्यूड के प्रति जिज्ञासा का स्तर 5 तक पहुंच गया था। फिर भी पुरस्कार अभी भी लॉक था। रुचि स्तर में बदलाव की सीमा के करीब एक विशेष घटना शुरू होने वाली थी। यह देखकर ड्यूड केवल एक हतप्रभ हंसी ही निकाल सका। हाँ, अब वो मुझ में और भी ज्यादा रुचि ले रही है। ये क्या हो रहा है? रात को आए पत्र और भोजन के बारे में सोचते हुए उसके दिमाग में एक परेशान करने वाला विचार आया। क्या इसका मतलब है कि कोई मुझे देख रहा है? उसके साथ ये सारी अजीब चीजें क्यों हो रही थी? खैर, जो भी हो, परीक्षा पर ध्यान दो। ये बस मुख्य कहानी का हिस्सा है। कुछ ज्यादा पागलपन नहीं होगा, है ना? अल्फोंटे अकादमी कक्षा सहयोग परीक्षा। सभी एकत्रित छात्रों के सामने एल्नोर अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ी थी और उन्हें संबोधित कर रही थी। सबका स्वागत है। मैं एल्नोर हूं, इस परीक्षा की निगरानी करने वाली। उसके अचानक परिचय ने ड्यूड को चौंका दिया। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह महज संयोग नहीं हो सकता। उसे उम्मीद थी कि आज एल्नोर का इवेंट शुरू होगा, लेकिन यह कि वो सबसे मजबूत समूह की प्रभारी होगी। अगर ऐसा है तो इस परीक्षा के दौरान कुछ न हुआ तो यह और भी अजीब होगा। एल्नोर के ड्यूड के समूह, जो सबसे कुलीन समूह था, की निगरानी करने का कारण स्वयं ड्यूड था। पिछले दिन एक फैकल्टी मीटिंग के दौरान प्रोफेसरों ने निष्कर्ष निकाला था। अगर ड्यूड वाकई इतना प्रतिभाशाली है कि एक योद्धा उम्मीदवार को हरा सके, तो मुझे कक्षा सहयोग परीक्षा में उसके प्रदर्शन को देखने की उत्सुकता है। हमें सावधानी के तौर पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को इस परीक्षा की निगरानी करने के लिए कहना चाहिए। इस प्रकार एल्नोर को उनकी निगरानी के लिए नियुक्त किया गया था। वर्तमान में वापस एल्नोर ने मुड़कर निर्देश दिया, पहले परीक्षा क्षेत्र में जाएं। वहां पहुंचने पर आपको आपके सवाल मिलेंगे। इसके साथ समूह ने उनके नेतृत्व में परीक्षा सुविधा की ओर बढ़ना शुरू किया। हालांकि जैसे ही वे गलियारे में कदम रखे, पूरा क्षेत्र अचानक पूरी तरह से अंधेरा हो गया। वाह, यह जगह बहुत शानदार लगती है, किसी ने आश्चर्य से कहा। लाइट्स अभी बंद हो गई। यह देखकर एलिया ने सहज रूप से अपनी बगल में खड़ी एल्नोर की ओर देखा। आपने कहा था कि हमें सवाल वहां पहुंचने के बाद मिलेंगे, तो क्या यह परीक्षा का हिस्सा है? यह सवाल सुनकर एल्नोर चुप रही, अपनी तीक्ष्ण नजरों से आसपास का जायजा ले रही थी। इस बीच ड्यूड को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिला। एल्नोर इवेंट सक्रिय। इवेंट हत्या का प्रयास। बचे हुए हत्यारे अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। लक्ष्य की रक्षा करें। ड्यूड ने एक लंबी थकी हुई आह भरी। यह कोई परीक्षा नहीं है, यह एक धोखा है। आगे कुछ छात्रों ने घबराते हुए फुसफुसाया, वे इसे संभाल लेंगे, है ना? घबराने की जरूरत नहीं, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहां ज्यादा देर रुकने पर कौन जानता है क्या हो सकता है। ड्यूड की ओर वापस उसने कमरे में नजर दौड़ाई और अचानक कुछ समझ में आया। रुको एक सेकंड। अब जब मैंने ध्यान से देखा तो ये सभी लोग ये नायक की पार्टी के सदस्य हैं। अगर मुझे कहानी सही याद है तो यही वो जगह है जहां उनकी पहली मुलाकात होती है। उसे एकाएक एक विचार सूझा। इसका मतलब है कि इस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति कहानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस विचार के साथ ड्यूड के दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ। बिना एक सेकंड बर्बाद किए उसने दीवार पर उकेरे गए नक्शे की ओर इशारा किया और अपने विचार व्यक्त किए। मुझे लगता है कि सेंट्रल हॉल की ओर जाना सबसे अच्छा विकल्प है। वहां आपूर्ति और उपकरण होने चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण, वो एक खुली जगह है। अगर हम पर घात लगाई गई तो इन तंग गलियारों की तुलना में वहां खुद का बचाव करना कहीं आसान होगा। वो एल्नोर और एलिया की ओर मुड़ा। उसकी नजर गंभीर थी। आप लोग भी महसूस कर रहे हैं, है ना? हम यहां अकेले नहीं हैं। फिर ड्यूड ने पूरी तरह से अलग दिशा में इशारा किया।
मैं उस तरफ जा रहा हूं। डूड के अचानक लिए गए फैसले ने एलिया को भ्रम में डाल दिया और वो भौहें सिकोड़कर बोली, हो? क्यों? डूड का चेहरा शांत लेकिन दृढ़ रहा। क्योंकि ये जरूरी है। एलिया अभी भी आश्वस्त नहीं थी। तुम ऐसा क्यों करोगे? वो रास्ता तो पूरी तरह से सेंट्रल हॉल से दूर जाता है। डूड ने एक छोटी सी आह भरी और गंभीर भाव के साथ जवाब दिया। मैं अभी समझा नहीं सकता, लेकिन मुझ पर भरोसा करो। यह महत्वपूर्ण है। मैं बाद में बताऊंगा। अंदर ही अंदर उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। हाँ, यह महत्वपूर्ण है। मैंने झूठ नहीं बोला। आखिरकार मेरी जान बचाने से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? हालांकि कोई भी डूड के इरादों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया, फिर भी उन्होंने समूह बांटने का फैसला किया। एल्नोर ने मुख्य समूह को सेंट्रल हॉल की ओर ले जाया, जबकि डूड ने पूरी तरह से अलग रास्ता चुना। जैसे ही वो खामोश गलियारे में चल रहा था, उसने राहत की सांस ली। ठीक है, कामयाबी। लगता है एलिया को हराने से मेरी बातों में विश्वसनीयता बढ़ गई है। अब मुझे बस इस इवेंट के खत्म होने तक छिपना है। हत्या का निशाना एल्नोर है, तो कोई भी मुझ पर ध्यान नहीं देगा। मुझे बस एक अच्छा सा कोना ढूंढना है और सब कुछ शांत होने तक चुप रहना है। यही डूड की योजना थी। लेकिन अगर चीजें हमेशा योजना के मुताबिक चलती, तो जिंदगी बहुत आसान होती। अचानक पीछे से एक आवाज उभरी। अरे, तुम वहां? मैं बिजली ठीक करने आया हूं। रास्ता दिखा सकते हो? मुझे अंधेरे में देखने में परेशानी हो रही है। डूड ने सहज रूप से बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखा और उसी क्षण सिस्टम की चेतावनी सामने आई। खतरा डिटेक्टेड। डूड का शरीर सख्त हो गया। कमबख्त। एल्नोर के नेतृत्व वाले समूह की ओर लौटते हुए वे आखिरकार ग्रैंड हॉल तक पहुंच चुके थे। अब तक समूह के हर नए रंगरूट को छाया में छिपे हत्यारों की मौजूदगी का एहसास हो चुका था। एक पुजारी जैसे कपड़े पहने लड़की ने चिंतित होकर चारों ओर देखा और अपनी चिंता जाहिर की। अरे एलिया, क्या तुम्हें लगता है कि डूड अकेले ठीक होगा? अगर उसे कुछ हो गया तो? यह सुनकर एलिया बिना हिचकिचाहट के बोली। उसे डूड की योजना पर पूरा भरोसा था। उसने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, वो जो भी योजना बना रहा है, मुझे यकीन है कि उसके पास कोई न कोई रणनीति होगी। फिर उसकी नजरें थोड़ी गहरी हो गई। वैसे भी लगता है हमारे पास अपनी खुद की समस्याएं हैं जिनसे निपटना है। डूड की ओर उस क्षण डूड उस अजनबी को, जो उसके पीछे था, मंद रोशनी वाले गलियारे में ले जा रहा था। हत्यारा, जो करीब से उसका पीछा कर रहा था, अपने विचारों में खोया हुआ था। वो अभावग्रस्त औरत ने हमारी अग्रिम पंक्ति को उड़ा दिया। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अभी तक वहां नहीं थे। यहां तक कि इस लड़के को भी मैंने इतनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। एक पेशेवर हत्यारे के रूप में मैं किसी के कौशल स्तर को केवल उनके चलने के तरीके से ही आंक सकता हूं। और ये लड़का, ये पूरी तरह से नौसिखिया है। मैं इसे खत्म करने से पहले इसके साथ थोड़ा खेल सकता हूं। एक बार जब मैं इसके शरीर पर कब्जा कर लूंगा, लेडी ट्रिस्टन को खत्म करना आसान होगा। हत्यारे के होठों पर एक दुष्ट मुस्कान उभरी जब उसने अपना मन बना लिया। अब और छलकपट की जरूरत नहीं थी। बिना किसी चेतावनी के उसने अपना भेष फाड़ दिया, जिसके नीचे एक पूरी तरह से अलग चेहरा सामने आया। उसी समय उसने एक रेजन नुकीली छोटी तलवार निकाली और बर्फीले लहजे में बोला, शाबाश, अब तुम्हारे इनाम का समय है। डूड की प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक रूप से। डूड ने एक लंबी राहत भरी सांस छोड़ी, जैसे कि उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। फ्यू, आकाश को धन्यवाद। उसके होठों पर एक छोटी सी मनोरंजक मुस्कान उभरी। जैसा मैंने सोचा था, ये तुम हो, हजमेड। अगर मेरा प्रतिद्वंद्वी कोई और मजबूत होता तो मैं शायद मुश्किल में पड़ जाता। सचमुच मुझे अब इतनी राहत महसूस हो रही है। उसके शांत व्यवहार ने हजमेड को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। ये क्या बकवास कर रहा है? लेकिन डूड अभी खत्म नहीं हुआ था। तुम्हारा वो चलने का तरीका, तुम्हारी वो नाक की सूजन, हाँ, तुम वही हो जैसे मुझे याद है। फिर डूड की नजर सिस्टम डिस्प्ले की ओर झपकी। ओह, डेस्परेट सर्वाइवल एक्स रैंक तक पहुंच गया है। हजमेड की हताशा डूड की अजीब प्रतिक्रिया को देखकर हजमेड का धैर्य टूट गया। इस लड़के को आखिर क्या हो गया है? मैं अवाक हूं। सचमुच, लेकिन अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी सिर्फ एक कमजोर है। बिना एक और सेकंड की देरी किए हजमेड पूरे वेग से आगे बढ़ा। इस बीच डूड ने एक लकड़ी के डंडे को कसकर पकड़ लिया और बस ऐसे ही लड़ाई आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। दृश्य परिवर्तन। एल्नोर का समूह उसी समय एल्नोर के समूह और हत्यारों के बीच भी लड़ाई चल रही थी, या यूं कहें, हत्यारे पूरी तरह से तबाह हो रहे थे। एक एक करके उनके शरीर दीवारों से टकरा रहे थे, क्योंकि जादू, तलवार की तकनीकें और जादुई मंत्र हर दिशा से बरस रहे थे। हवा में दर्द भरी चीखें गूंज रही थी। हत्यारे इन छात्रों की जबरदस्त शक्ति के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे थे। ये क्या है? ये लोग तो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं कमजोर है। एक लाल बालों वाले छात्र ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, जबकि उसने आसानी से एक और दुश्मन को काट दिया। दूसरी ओर
एलिया आदेश दे रही थी, पुस्का, इन्हें जमा दो। और बस बर्फीला जादू आगे बढ़ा, जिसने कई हत्यारों को तुरंत उनकी जगह पर जमा दिया। एल्नोर की क्रूर पूछताछ इस सब के बीच एल्नोर डरावने ढंग से शांत रही। अपनी तलवार के एक ही झटके के साथ उसने 4 हत्यारों को सामने की दीवार में धकेल दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सतह पर गहरी दरारें फैल गई। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी तलवार को एक अन्य हत्यारे के हाथ में घूम दिया और ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हारे अलावा और कौन भेजा गया था? अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगी। बोलते हुए उसने तलवार को हल्के से मोड़ा, जिससे घाव और चौड़ा हो गया। हत्यारा दर्द से चीख पड़ा, अब और दर्द सहन नहीं कर पा रहा था। आखिरकार उसने सब कुछ उगल दिया। एल्नोर ने अपनी आंखें संकुचित की। तुमने कहा हजम्ड ऑफ द क्रिसेंट मून? क्या वो इस इमारत के अंदर है या कहीं आसपास? लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी हत्यारे में अभी भी कुछ जुझारूपन बाकी था। दांत पीसते हुए उसने हठपूर्वक बुदबुदाया, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। गलत कदम। एल्नोर ने चुपचाप अपना पैर उठाया और उसका चेहरा जमीन में धकेल दिया, उसे फर्श में गहराई तक धंसा दिया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें स्पष्ट खतरा भरा था। वो यहां है ना? हत्यारा महसूस कर रहा था कि उसकी खोपड़ी कुचलने वाली है। कोई रास्ता नहीं था। कांपते हुए उसने पूरी तरह से हार मान ली। हां, वो हमारे साथ पर्दे के पीछे आया था। पीछे से एलिया ने इस क्रूर पूछताछ को देखा। उसकी भौहें हल्के से सिकुड़ी, क्योंकि उसने अपने विचार व्यक्त किए। इतना दूर क्यों जाना? एल्नोर ने धीरे धीरे अपनी नजर एलिया की ओर घुमाई। उसका लहजा तीखा लेकिन स्थिर था। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। फिर अपनी आंखें संकुचित करते हुए उसने कहा, और हजम्ड ऑफ द क्रिसेंट मून, वो एक ऐसा हत्यारा है जो किसी को मारकर उसका रूप ले सकता है। बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि इस इमारत में अभी सबसे आसान निशाना कौन है? एलिया का दिमाग तुरंत एक नाम पर गया। उसकी सांस रुक गई। ड्यूड, क्या तुम कह रही हो कि उसने जानबूझकर खुद को सबसे मजबूत दुश्मन को ललचाने के लिए चारा बनाया? एलिया के चेहरे पर एक जटिल भाव उभरा। वे तुम्हारे पीछे हैं। वो इतना दूर क्यों जाएगा? उसके शब्द अधूरे रह गए। उसके दिमाग में एक गहरी सोच बन रही थी। उनके बीच वास्तव में क्या रिश्ता था? लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, एल्नोर ने उसे बीच में रोक दिया। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा विराम। कम से कम मुझे यही पता है। लड़ाई पर वापस। मंद रोशनी वाले गलियारे में हजम्ड के विचार तेजी से दौड़ रहे थे, क्योंकि वो अपनी स्थिति दोबारा हाइपोथेटिकल रिस्पॉन्स संभालने की कोशिश कर रहा था। मैं एक पेशेवर हत्यारा हूं, उसने खुद को याद दिलाया। मेरा गार्जियन सोल तलवारों और हमलों के खिलाफ एक अभेद्य ढाल होना चाहिए। तो फिर ये क्या हो रहा है? इस प्राचीन रहस्यमयी अकादमी में कुछ अज्ञात शक्तियां हो सकती थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक सच्चा हत्यारा अपने आप में एक हथियार होता है। फिर भी इसके बावजूद वो इतनी बुरी तरह क्यों हार रहा था? हजम्ड डगमगाता हुआ पीछे हट गया। उसके होंठों से खून टपक रहा था। उसके सामने ड्यूड बिना किसी डर के खड़ा था, केवल एक लकड़ी का डंडा पकड़े हुए, और सिर्फ उसी के साथ उसने हजम्ड को पूरी तरह से हरा दिया था। ड्यूड का हर प्रहार असंभव रूप से तेज और अथक था, इतना कि हजम्ड को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला, और उसका शरीर बार बार चोट खाता रहा। जब तक उसे इसका एहसास हुआ, तब तक उसने अनगिनत प्रहार झेल लिए थे। उस पल ड्यूड को सिस्टम से एक नोटिफिकेशन मिला। आपने एक तलवार तकनीक को सफलतापूर्वक लागू किया है। आपकी ट्रिस्टन तलवारबाजी प्रवीणता बढ़ गई है। इसे पढ़कर ड्यूड ने एक छोटा सा ब्रेक लिया, थोड़ी सांस ली। दूसरी तरफ हजम्ड दीवार के सहारे लुढ़क गया, हाफते हुए। उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था और उसकी नजर धुंधली हो रही थी। पहली बार उसे आखिरकार समझ में आया कि ड्यूड इतना मजबूत क्यों था। वो तलवार शैली, ट्रिस्टन तलवारबाजी, मुझे शुरू से ही उसका निशाना नहीं बनाना चाहिए था। उसके होंठों से एक कड़वी हंसी निकली। उसकी थकी और हारी हुई आंखें ड्यूड की ओर उठीं। फिर कर्कश आवाज में उसने पूछा, तो तुम ही थे जो मुझे शुरू से जाल में फंसा रहे थे? तुम आखिर हो कौन? ड्यूड का मास्टर प्लान जो कभी था ही नहीं। हजम्ड का अचानक सवाल सुनकर ड्यूड पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसका चेहरा खाली हो गया। रुको, क्या? वो किस योजना की बात कर रहा है? क्योंकि सच्चाई ये थी कि ड्यूड के पास कोई योजना थी ही नहीं। वो बस समूह से दूर हटने की कोशिश कर रहा था, ताकि लड़ाई में न उलझे। लेकिन हजम्ड के हैरान चेहरे को देखकर ड्यूड ने जल्दी से चीजें जोड़ ली। ओह, ये शायद फिर से मेरे कौशल की वजह से है। ठीक उसी समय एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दिया। क्रिटिकल करिश्मा सक्रिय हो गया है। प्रतिपक्षी आपकी सूक्ष्म रणनीति से चकित है। ड्यूड ने पलकें झपकाई। तो यही हुआ। ये आदमी उस पर शक भी नहीं कर रहा था। उसने पूरी तरह से खुद को मना लिया था कि ड्यूड एक जीनियस रणनीतिकार है।
हत्यारे के साथ सौदा। हजम्त ने तेजी से सांस छोड़ी। उसका चेहरा पढ़ने में असमर्थ था। फिर पूरी तरह से निडर आवाज में उसने कहा, मैं समझ गया। तो तुम मुझे जवाब नहीं दोगे? ठीक है, तो मुझे मार डालो। उसका लहजा शांत था, जैसे कि वो पहले ही अपनी नियति स्वीकार कर चुका हो। लेकिन उसकी अपेक्षाओं के विपरीत डूड का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय डूड ने उसकी आंखों में आंखें डालकर दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इसके बजाय ये संदेश सभी को पहुंचा दो, लेडी ट्रिस्टन से दूर रहो। हजमेड की आंखें सिकुड़ गई। उन्हें बता दो कि तुम्हारे स्तर का हत्यारा भी मुश्किल से जिंदा निकल पाया। एक ठहराव। डूड ने अपनी आवाज स्थिर रखते हुए जारी रखा, मुझे नहीं पता कि आदेश किसने दिया, लेकिन इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे बार बार आएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो एल्नोर के ग्रेट डेविल के जागने की संभावना आसमान छू लेगी। मुझे उस संभावना को शुरू होने से पहले ही रोकना होगा। हत्यारे की चुनौती डूड के शब्द सुनकर हजमेड ने एक सूखी हंसी छोड़ी। और अगर मैं इसके बाद वापस आया तो? डूड का जवाब तुरंत था, तो मुझसे भिड़कर देखो। उसका लहजा पूरी तरह गंभीर था, क्योंकि अगली बार मैं फिर से उसकी रक्षा करूंगा। हजमेड की मुस्कान पहली बार डगमगा गई। उसने डूड को एक जटिल भाव के साथ देखा। फिर अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने पूछा, लेडी ट्रिस्टन, क्या वह तुम्हारे लिए वाकई इतनी महत्वपूर्ण है? डूड का जवाब संक्षिप्त लेकिन निर्णायक था। बस इतना कहूंगा कि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसके सामने सूचनाओं की एक श्रृंखला उभरी। क्रिटिकल करिश्मा सक्रिय हो गया है। खलनायक की अनुकूलता घातीय रूप से बढ़ गई है। डूड को अपनी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ती महसूस हुई। किसी कारणवश उसे बहुत बुरा एहसास हो रहा था। उसका शरीर सख्त हो गया और उसने सहज रूप से पीछे मुड़कर देखा। और जैसा कि उम्मीद थी, उसके ठीक पीछे कोई और नहीं बल्कि एल्नोर खड़ी थी। और उसके चेहरे के भाव से जाहिर था कि उसने सब कुछ सुन लिया था। सुबह का अराजकता और अवांछित एहसास सुबह जल्दी आ गई, और इसके साथ एक पूरी तरह से थकी हुई सहायक दस्तावेजों के पहाड़ के नीचे ढह गई। ये एक आपदा है। उसकी आवाज दस्तावेजों के सागर के नीचे दबी हुई थी, मुश्किल से सुनाई दे रही थी। एक समस्याओं का ढेर। मुझे समझ आता है कि प्रधानमंत्री क्यों नाराज है, लेकिन मास्टरमाइंड की तत्काल खोज शुरू करना? मेरे पास पहले से ही यहां काम का एक पूरा पहाड़ है। अकादमी पूरी तरह से अव्यवस्था में थी, लेकिन हत्या के प्रयास के सटीक समय और स्थानों का विश्लेषण करने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई थी। अकादमी के अंदर एक जासूस था। एल्नोर समस्या। सहायक ने अपनी कंपटियों को रगड़ते हुए आह भरी। एल्नोर, मुझे पता है कि तुम्हारे खिलाफ राजनीतिक हमले कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह पहले से ही दूसरा हत्या का प्रयास है। जो कोई भी इसके पीछे है, वे जल्दी रुकने की योजना नहीं बना रहे। और उस रात तुम्हारे साथ लड़े लोग, उन्हें सभी को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। फिर भी उनमें से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। यह अपने आप में एक अजीब मुद्दा है, लेकिन असली समस्या डूड कैंपबेल है। वो अकेला है जिसे मान्यता नहीं दी गई। अकादमी की रिपोर्टों से उसे बाहर रखने का कोई तार्किक कारण नहीं है, लेकिन किसी कारणवश यह जानबूझकर किया गया लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो जानबूझकर अकादमी की नजरों से बच रहा है। यह सब सुनकर एल्नोर ने केवल एक अस्पष्ट जवाब बुदबुदाया, मुझे नहीं पता। इसने सहायक को तुरंत भड़का दिया। उसका गुस्सा भड़क उठा और वो तीखे स्वर में बोली, अगर तुम एक बार और कहोगी कि मुझे नहीं पता, तो मैं कसम खाती हूं, मैं तुम्हें मारूंगी। जिसके जवाब में एल्नोर पूरी तरह से बेपरवाह बोली, आगे बढ़ो। एक छोटा सा सन्नाटा। फिर एक स्याही की बोतल कमरे के उस पार फेंकी गई। तुम्हें आंखें हो क्या गया है? लेकिन स्याही की बोतल उसके चेहरे पर टकराने से पहले एल्नोर ने इसे आसानी से पकड़ लिया। फिर अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए उसने शांतिपूर्वक जवाब दिया, तुम्हारा मतलब क्या है? उसकी सहायक ने दांत पीस लिए। उसके चेहरे पर पूरी तरह से हताशा लिखी थी। तुम सारा दिन बेकार में रही हो। तुम पूरी तरह से विचलित हो। तुम किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे रही हो। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारी मदद करना बंद कर दूंगी। इस पर एल्नोर ने आखिरकार एक आह भरी। फिर बिना हिचकिचाहट के उसने कहा, मुझे लगता है कि मुझे किसी में रुचि हो गई है। उसकी सहायक बीच में ही रुक गई। उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गई। वो मुड़ी। तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा, मुझे लगता है कि मुझे किसी में रुचि हो गई है। फिर जैसे खुद को पुष्टि करते हुए एल्नोर ने जोड़ा, और तुमने अभी उसका जिक्र किया? हैरान करने वाली प्रतिक्रिया। उसकी सहायक ने अविश्वास में उसे घूरा। और फिर आखिरकार उसने सावधानी से तटस्थ स्वर में पूछा, तुम्हारा मतलब डूड कैंपबेल से है? जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, एल्नोर के गालों पर हल्का गुलाबी रंग छा गया। एक अजीब सा सन्नाटा। एल्नोर ने कोई जवाब नहीं दिया, और इस तरह एक पल के लिए कमरे में एक दर्दनाक अजीब सन्नाटा छा गया। प्रोसेसिंग त्रुटि। उसकी सहायक स्तब्ध खड़ी रही। उसकी आंखें ऐसी चौड़ी थी जैसे उसने अभी सुना हो कि एक डायनासोर को पुनर्जनन कर दिया गया है। फिर कांपते हाथ से उसने आगे की ओर इशारा किया, रुको, एक सेकंड रुक।
क्या तुम कह रही हो कि तुम्हें वाकई उस गवार पर क्रश है? एल्नोर, हमेशा की तरह संयमित, ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे वो पसंद है। लेकिन उसकी सहायक इसे बिल्कुल नहीं मान रही थी। बिल्कुल भी नहीं। सुनो, मुझे नहीं पता तुम उसमें क्या देखती हो, लेकिन अगर ग्रैंड ड्यूक को इसके बारे में पता चला तो तुम्हें क्या लगता है वो क्या कहेगा? एल्नोर ने बस स्याही की बोतल को वापस मेज पर रखा और बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया, वो बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से गुस्सा हो जाएगा। और आखिरी बार कह रही हूं, मैं उसका दीवाना नहीं हूं। पूरी तरह बकवास। हाँ, ठीक है, जो तुम कहो, उसकी सहायक ने हताशा में अपनी कनपटियां रगड़ते हुए धीरे से बुदबुदाया। फिर एक आह भरते हुए उसने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। देखो, जो भी हो, उस लड़के ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है ना? सामान्य रूप से तुम सबसे पहले शक करने वाली होती हो। ट्रिस्टन हाउस की लेडी के रूप में तुम्हें और सावधान रहना चाहिए। एल्नोर ने सहमति में सिर हिलाया। यह सच है। लेकिन फिर उसकी नजर मेज पर रखी एक तस्वीर पर पड़ी। इसीलिए मुझे बस उसे ध्यान से देखना है, बस इतना ही। इस बीच कही और डूड अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, अपने हाथ में एक पत्र को निहारते हुए। ये आखिर क्या मतलब है? उसने संदेश को फिर से पढ़ा। क्या शर्मनाक बात है, डूड कैंपबेल। वर्तमान में हम ये निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि तुम किस गुट से संबंधित हो। हमारी शोध टीम वर्तमान में इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए जांच कर रही है। तुम भविष्य में अच्छी खबर की उम्मीद कर सकते हो। डूड का शानदार जवाब। अच्छी खबर की उम्मीद करने का क्या मतलब है? उसने हताशा में करवट लेते हुए कहा। मुझे बस किसी पुराने गुट में डाल दो और मुझे भूल जाओ। लेकिन अगर वे नियमों का पालन कर रहे थे तो क्या उसे एलिया की टीम जैसे विशेष समूह में नहीं रखा जाना चाहिए था? तो उसे क्यों बाहर रखा जा रहा था? कमबख्त। सिस्टम सूचना जैसे ही डूड उठकर बैठा, उसका सिस्टम इंटरफेस अचानक अपडेट हुआ। मुख्य खोज पूरी हुई। नए छात्रों के स्वागत समारोह में घटना का समाधान। D3 पुरस्कार, विशेष उपकरण सामग्री। डूड ने अपना चेहरा रगड़ा, एक लंबी आह भरी। मुझे लगता है कि ये मेरी समस्याओं की सिर्फ शुरुआत है। वो सिस्टम सूचना को घूरता रहा। गहरे विचार में डूबकर उसने इस इवेंट के बारे में सब कुछ याद करना शुरू किया। ये वो जगह थी जहां हर छात्र को उनका गुट आवंटित किया जाता था। निशानेबाज, योद्धा, जादूगर, पुजारी। तुम्हारी विशेषज्ञता इस बात से तय होती है कि तुम किस पर ध्यान केंद्रित करते हो। उदाहरण के लिए, एलिया तलवार का उपयोग करती थी, इसलिए उसने अपनी शक्ति के इर्द गिर्द अपने पात्र को बनाया। चूंकि मैं भी ऐसा ही कर रहा हूं, मुझे ऐसी विशेष उपकरण सामग्री मिलनी चाहिए जो इसके अनुरूप हो। डूड ने इंटरफेस पर टैप किया, एल्नोर और एलिया की स्थिति पर स्विच करते हुए। एल्नोर छोटा हीरा, विश्वास स्तर 2-5। छोटा हीरा, अस्थायी स्नेह वृद्धि, विशेष इवेंट उपलब्ध। छोटा हीरा, उल्लेखनीय पात्र स्नेह बढ़ने पर विशेष बातचीत अनलॉक करता है। छोटा हीरा, मुलाकात इवेंट तक का समय 3 दिन। एलिया छोटा हीरा, रुचि स्तर 5, स्नेह स्थिति के करीब। छोटा हीरा, उल्लेखनीय पात्र स्नेह बढ़ने पर विशेष बातचीत अनलॉक करता है। छोटा हीरा, मुलाकात इवेंट तक का समय 3 दिन। इन सभी महत्वपूर्ण पात्रों को मेरे प्रति बढ़ता हुआ लगाव देखकर डूड केवल आह भर सकता था और अपना चेहरा रगड़ सकता था। असली समस्या सिर्फ स्नेह के आंकड़े नहीं थे। ये अंतिम बॉस थी, मुख्य खोज रेखा और सब कुछ का समय। कुछ बड़ा निश्चित रूप से आने वाला था, इसमें कोई शक नहीं। चीजें अब पागल होने वाली है। जैसे कि उसकी नाजुक, तनावग्रस्त आत्मा को सांत्वना देने के लिए सिस्टम ने उसे एल्नोर से एक विशेष पुरस्कार दिया। आपने कौशल प्राप्त किया, कॉपी साइक्लोन। आप किसी लक्ष्य की एक क्षमता को कॉपी कर सकते हैं। डूड एक्स ने काम करना बंद कर दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, उसका दिमाग रुक गया। रुको, क्या? उसने पलकें झपकाई। उसने फिर से पढ़ा, क्या? एक ऐसा कौशल जो मुझे किसी और की क्षमता को कॉपी करने देता है? यह तो पागलपन है। मैं अंतिम बॉस की क्षमताओं को कॉपी कर सकता हूं। लेकिन फिर वास्तविकता ने कहा, नहीं, रुको, इसे अभी इस्तेमाल करना पूरी तरह से बर्बादी होगी। भले ही एल्नोर पहले से ही सबसे मजबूत में से एक है, वो अभी शुरुआत में है। एक अंतिम बॉस के रूप में उसके पास बाद में टूटी फूटी क्षमताएं अनलॉक करने की संभावना है। अगर मैं इंतजार करूं तो उसे और भी हास्यास्पद कौशल मिलेंगे। मेरे पास अभी इसे इस्तेमाल करने का कोई कारण नहीं है। अभी के लिए उसका ध्यान सरल था, 3 दिन बाद के इवेंट के लिए तैयारी करना। मुझे पहले से पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे बस ये सुनिश्चित करना है कि मैं जीवित रहूं। ये सोचते हुए डूड की आंखें उत्साह से चमक उठीं। समय तेजी से बीता और देखते ही देखते रात हो गई। दृश्य एक पुराने उपकरण गोदाम में बदल गया। इस समय डूड पूरी तरह से काले कपड़ों में था, जिसका आधा चेहरा एक मुखौटे से ढका हुआ था। अभी वो एक निम्न स्तरीय चपलता बढ़ाने वाली औषधि, मामूली चपलता वृद्धि के लिए शैडो मास्क और कदमों की आवाज कम करने के लिए साइलेंस टेप जूतों से लैस था। ये सभी वस्तुएं उसने पॉइंट शॉप से खरीदी थी।
और उसे अपने शरीर के हल्का होने का एहसास हो रहा था। डूड ने संतुष्टि से सिर हिलाया। वाह, पॉइंट शॉप तक पहुंच होना वाकई एक आशीर्वाद है। सुरक्षा उपायों को चकमा देने के बाद वो आखिरकार उस जगह पर पहुंच गया जिसे एसआर ग्राइंडर का खजाना खेती का स्थान कहा जाता था। ये सोचते हुए वो धीरे धीरे गोदाम की ओर बढ़ा, फिर तेजी से दीवार पर चढ़ा और अंदर कूद गया। इस समय उसने एक स्टैमिना रिकवरी बिस्किट भी लिया, एक ऐसी वस्तु जो स्टैमिना पुनर्जनन को नाटकीय रूप से तेज करती थी। यह किसी मार्केटिंग चाल जैसा लगता था, लेकिन इसका प्रभाव वास्तविक था। ठीक है, अब खोदना शुरू करने का समय है, डूड ने धीरे से बुदबुदाया और जल्दी से सामने ऊंचे ढेर में जमा पुराने उपकरणों को खंगालना शुरू कर दिया। बिस्किट को कुतरते हुए उसने एक एक करके हर वस्तु को ध्यान से जांचा। मुझे बाकी सब कुछ मिल गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं। ये सोचते हुए उसने धीरे से एक लकड़ी का क्रेट बाहर निकाला और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी नजर उस वस्तु पर टिक गई जिसे वो खोज रहा था। एक सुनहरा धूपदानी। वो रहा, दैवीयता का शिखर, प्राचीन शक्ति से युक्त एक धूपदानी, हजारों साल पुराना। हाँ, आखिरकार मुझे वो सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए।